हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पीडी ग्रुप में और मेरा नाम है आयतश्वरा। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे लाल कलर का बटन आ रहा होगा, उसे दबा दीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और लाइक आखिरी में कीजिएगा अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आर्टिकल 14 है वो बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। जो हमारी सिंपल भाषा में इसे कहे तो कानून की नजर में सब इक्वल, ऐसा हमारा आर्टिकल 14 कहता है। तो चलिए इसे डिटेल में पढ़ते हैं। आज की वीडियो में जो हम आर्टिकल 14 पढ़ेंगे उसको हम मेजरली तीन हिस्सों में पढ़ेंगे, फिर तीन तरीकों से पढ़ेंगे। जो सबसे पहला है हम पढ़ेंगे रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है। और थर्ड साबिक केस लॉ, हम इनसे जितने भी रिलेटेड केस है या फिर जिस केस की वजह से इस आर्टिकल 14 के अंदर चेंजेस आए हैं उन सबको हम आज लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा रूल ऑफ लॉ है वो एवी डाइसी नामक एक व्यक्ति ने अपनी एक बुक के अंदर इसको इस टर्म को फर्स्ट टाइम यूज करा था। उसके अंदर उसने एक्सप्लेन करा था। उनके अकॉर्डिंग जो रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून जो है वो सुप्रीम है, कानून जो है वो सबसे ऊपर है। कोई भी इंडिविजुअल आदमी या फिर कोई भी इंडिविजुअल पार्टी या कम्युनिटी सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कौन है? सिर्फ लॉ है, कानून है। उनके अकॉर्डिंग अगर किसी देश का प्रधानमंत्री है या कोई आम आदमी है, वो दोनों ही क्या है, कानून की नजर में एक समान है। अगर कोई ऑफेंस प्रधानमंत्री करेगा तो भी उसे वही सजा मिलेगी, और अगर कोई आम नागरिक करेगा तो उसे वही सजा मिलेगी। अगर किसी प्रोग्राम से प्रधानमंत्री को फैसिलिटी मिल रही है तो वो आम नागरिक को भी मिलेगी। हमारा रूल ऑफ लॉ सिंपल सी बात ये कह रहा था। अब जो हमारा रूल ऑफ लॉ है ये बेसिकली हमें दो जगह पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलता है। जो सबसे पहला है वो हमारा प्रियम्बल। प्रियम्बल के अंदर हमें दे रखा है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, जहां पर हमें रूल ऑफ लॉ देखने को मिलता है। और दूसरा जो है हमारा आर्टिकल 14, इसके अंदर हमें रूल ऑफ लॉ देखने को मिलता है। अब बेसिकली जो आर्टिकल 14 है वो दो हिस्सों में बट गया है। दो हिस्सा कौन से? जो सबसे पहला है वो है प्रोहिबिशन ऑफ अनइक्वल ट्रीटमेंट, मतलब कि जो जहां पर भी अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है उसे हमें कम करना है, रोकना है, उसे हमें प्रोहिबिट करना है। और जो दूसरा है वो है डिमांड इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब हमें इक्वल ट्रीटमेंट को डिमांड करना है। अब ये दोनों ही जो कॉन्सेप्ट है कि प्रोहिबिटेशन ऑफ अनइक्वल ट्रीटमेंट और डिमांड इक्वल ट्रीटमेंट, इसमें जो प्रोहिबिटेशन ऑफ अनइक्वल ट्रीटमेंट है ये है हमारा नेगेटिव कॉन्सेप्ट, मतलब मना कर रहा है कि हमें वो चीज नहीं करनी है। और जो दूसरा है हमारा डिमांड ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट, ये हमारा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। ये डिमांड करने की बोल रहा है कि हमें वो चीज चाहिए। अब जो प्रोहिबिटेशन ऑफ अनइक्वल ट्रीटमेंट है ये इसको हम कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ। और जो हमारा डिमांड इक्वल ट्रीटमेंट है ये है हमारा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसको हम समझ लेते हैं। और ये दोनों ही हमारे आर्टिकल 14 के क्लोज है। आर्टिकल 14 का क्लोज 1 बोलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, मतलब कि प्रोहिबिशन ऑफ अनइक्वल ट्रीटमेंट। और जो दूसरा है वो है कि इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ लॉ, जो कि बोलता है कि डिमांड इक्वल ट्रीटमेंट, डिमांड इक्वल ट्रीटमेंट। अब इन दोनों ही क्लोजेस को हम डिटेल में समझ लेते हैं अलग अलग। जो हमारा आर्टिकल 14 क्लोज 1 है वो बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। अब तो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो उसको हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले आती है रूल ऑफ लॉ, कि जहां पर कानून का राज है, कानून ही क्या है, सुप्रीम है। दूसरा हमारे आता है कि ये एक इंग्लिश कॉन्सेप्ट है। और जो थर्ड है इसका एग्जांपल वो है लेडी जस्टिस। आपने लेडी जस्टिस देखा होगा कि उनकी आंखों में पट्टी बंधी रहती है और हाथ में तराजू रहता है, मतलब कि उनकी नजर में सब इक्वल है। कोई भी अपराध करता है, बड़ा आदमी हो या छोटा आदमी हो, वो दोनों को ही इक्वल ट्रीट करती है। खाली वो एविडेंस के ऊपर बेस्ड रहता है कि उनके खिलाफ एविडेंस मिल जाएगा तो हम उन्हें सजा दे देंगे। जो हमारा अगला क्लोज है आर्टिकल 14 क्लोज 2 या क्लोज बी जिसे हम कहते हैं, वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसमें क्या होता है इसको समझना पड़ेगा। जो हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो टॉपिक तो बहुत सिंपल है क्योंकि उसको हम पढ़ भी चुके हैं। और उसमें खाली एक ही चीज है कि रूल ऑफ लॉ, जहां पर रूल ऑफ लॉ होगा वो हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ हो जाएगा। और जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसका मैं आपको एक सीधा पहले एग्जांपल देता हूं, आप बताइएगा मुझे। आप अगर गर्ल हो या बॉय हो, आपका एक छोटा भाई या बहन है, ठीक है। अब हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि सोसाइटी में कहते हैं कि फैमिली को अपने बच्चों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। वो हमारा सेक्शन 14 क्लोज ए है कि हमें हमारे बच्चों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए। तो उस वजह से आपकी फैमिली वाले क्या कर रहे हैं कि आप हो अभी 18 साल के और आपका भाई है 12 साल का। अब आपकी फैमिली आप दोनों को ही, आपको और आपके भाई को खाने को 4-4 रोटी दे रही है, ठीक है।
अब इस केस में क्या हो रहा है कि आपके भाई की जो भूख है वो 4 रोटी की है तो उसका पेट भरा गया, पर आपको लगती है 6 रोटी इतनी भूख, तो आपका पेट खाली रह गया। अब यहाँ पर फैमिली ने तो इक्वल ट्रीटमेंट करा है, पर यहाँ पर वो अनइक्वलिटी हो रही है। आई आपको बात समझ में? अब इस जगह पर क्या होता कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट 6 है तो आपकी फैमिली वालों को क्या करेंगे, 6 रोटी देंगे और आपके भाई को 4 रोटी देंगे जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर फैमिली ने अनइक्वल ट्रीटमेंट करा है, उसको कम दिया है, आपको ज्यादा दिया है, पर ये क्या हो गया है, जस्टिफाइड रीजन है। तो हमारा जो क्लॉज बी है, आर्टिकल 14 का क्लॉज बी है, वो यही कहता है कि आप इक्वल ट्रीटमेंट करो, पर जिस जगह पर अनइक्वल ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ जाए, जहां पर एक जस्टिफाइड रीजन हो कि हाँ हमें यहाँ पर अनइक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए, उस जगह पर आपको उस जस्टिफाइड रीजन के तहत अनइक्वल ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसका लीगल एग्जांपल देता हूं मैं कि हमारे इंडिया के अंदर जो ऐसे कहते हैं कि मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, आदमियों के पास ज्यादा पावर है, ज्यादा अधिकार है, तो उसके लिए आज के टाइम में वुमेन्स के लिए, वुमेन्स को एनकरेज करने के लिए, वुमेन्स को आगे लाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारी फैसिलिटीज सिर्फ वुमेन्स को दी जा रही है। अभी इस जगह पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर कोई भी पॉलिसी या प्लान्स बनाए जा रहे हैं वुमेन्स को इनकरेज करने के लिए, तो सिर्फ वुमेन्स के लिए है, आदमियों को वो नहीं मिल रहा है। मतलब कि सोसाइटी में कानून ने क्या कर दिया है, यहाँ पर अनइक्वल ट्रीटमेंट हुआ है, औरतों को मिल रहा है पर आदमियों को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे हम ट्रेन्स देखते हैं, ट्रेन्स के अंदर औरतों के लिए अलग से बोगी बनी जाती है, आदमियों के लिए रेगुलर बोगी के अंदर आदमियों को जाना जाता है, औरतों के लिए अलग से बोगी बनाई जाती है। अब उनको फैसिलिटी दी गई है, पर यहाँ पर एक जस्टिफाइड रीजन है कि ये सोसाइटी मेन डोमिनेटिंग सोसाइटी है, हमें वुमेन्स को इनकरेज करना है, इसलिए हम उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं। अब इस जगह पे अनइक्वल ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, पर वो जस्टिफाइड रीजन है। तो ये है हमारा क्लॉज आर्टिकल 14 क्लॉज बी, जो बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कि आप यहाँ पर कानून का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पर यहाँ पर जरूरत है, यहाँ पर आवश्यकता है। अब हम आ जाते हैं बात जो हमारे इस क्लोज में पढ़ रहा है कि यहाँ पर रीजनेबल जस्टिफिकेशन के तहत हम क्या कर रहे हैं, दोनों को अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं। दोनों को अनइक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हैं मतलब हम कैटेगरी में बांट रहे हैं कि इस कैटेगरी को हम फैसिलिटीज दे रहे हैं, इसको हमें नहीं देना है। अब ये कैसे तय होगा, तो इसका एक केस था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा। इस केस के अंदर एक पर्टिकुलर टेस्ट लाया गया था कि इस टेस्ट के तहत हम उस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि औरतों और आदमी को अलग अलग करा है, तो इस टेस्ट के तहत हम देखेंगे कि क्या ये सही है या गलत है। तो वो मैं आपको टेस्ट बताता हूं। बेसिकली इस टेस्ट के अंदर 2 चीजें रखी गई थी। पहली इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन, गौर से सुनिएगा, पहली है इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन और दूसरी है रेशनल नेक्सस। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप हो लॉ के स्टूडेंट, आप कॉलेज जाते हो, अब आपके कॉलेज के अंदर एग्जाम कंडक्ट हो रही है, तो प्रिंसिपल सर आते हैं और वो बोलते हैं कि फर्स्ट सेम के बच्चे और 5th सेम के बच्चे एक साथ बैठ जाते हैं, और प्रिंसिपल सर क्लास में आते हैं और वो सारे बच्चों को 5th सेम का पेपर बांट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि जो फर्स्ट सेम का बच्चा है वो तो फेल हो ही जाएगा, क्योंकि उसे 5th सेम का ज्यादा नॉलेज नहीं है, कुछ भी नॉलेज नहीं है। इनफैक्ट 5th सेम वाला बच्चा पास हो जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ, मतलब कानून के नजर में प्रिंसिपल को हम एक तरीके से कानून मानते हैं, तो प्रिंसिपल को हम ऐसे मान रहे हैं कि कानून है वो, तो उसकी नजर में सारे बच्चे क्या है, इक्वल है, तो वो सारे बच्चों को इक्वल ट्रीट कर रहा है। पर क्लॉज बी के तहत जो प्रिंसिपल है उससे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इन बच्चों को, ताकि फर्स्ट सेम के अलग और 5th सेम के अलग हो जाए। अब यहाँ पर प्रिंसिपल जो है उसने क्या करा कि उसने बोला कि गर्ल्स अलग हो जाए और बॉयज अलग हो जाए, गर्ल्स को 5th सेम का पेपर और बॉयज को फर्स्ट सेम का पेपर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो इन्होंने डिफरेंशिएशन करा है ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि जो गर्ल्स अलग और बॉयज अलग कर दिए, पर उनके अंदर जो बच्चे हैं वो तो मिक्स है ना, फर्स्ट सेम के और 5th सेम के, इसलिए ये इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन की कैटेगरी में नहीं आता है। पर इस जगह पर प्रिंसिपल क्या बोलता कि 5th सेम के बच्चे अलग हो जाओ और फर्स्ट सेम के बच्चे अलग हो जाओ, तो ये होता है हमारा इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन। अब जो हमारा दूसरा है रेशनल नेक्सस। रेशनल नेक्सस का मतलब होता है कि आपने भले ही इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन कर दिया हो, पर जो एक्चुअली आपको रिजल्ट चाहिए, क्या आप उस पर्टिकुलर रिजल्ट के लिए कोई एक्शन कर रहे हो, उस रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हो। अब यहाँ पर रिजल्ट क्या, जो हमारा रिजल्ट था वो क्या था, एग्जाम कंडक्ट करना, उसके लिए उन्होंने डिफरेंशिएशन कर दिया, 5th सेम अलग और फर्स्ट सेम अलग अलग कर दी, पर उसके लिए अब आप कुछ कर रहे हो, कुछ एक्शन ले रहे हो ताकि एग्जाम कंडक्ट हो सके। उसके लिए प्रिंसिपल ने क्या करा, प्रिंसिपल ने बोला कि हमारे पास 5th सेम के पेपर है, तो हम फर्स्ट सेम के बच्चों को 5th सेम वाली पढ़ाई कराएंगे अभी, और उसके बाद इनको 5th सेम का पेपर देना पड़ेगा। तो क्या ये वैलिड है? ये वैलिड नहीं है। अगर 5th सेम वाले हैं तो 5th सेम की पढ़ाई कर रहे हो, 5th का पेपर दे, फर्स्ट सेम वाले हैं तो फर्स्ट की पढ़ाई कर रहे हो, फर्स्ट का
पेपर दे, ये होता है हमारा रेशनल नेक्सस। मतलब कि जो आप एक्शन कर रहे हो रिजल्ट पाने के लिए, वो भी एक्शन क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर करेक्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। करेक्ट डायरेक्शन में नहीं है तो हम उसे रेशनल नेक्सस की कैटेगरी में नहीं लाएंगे, जिस वजह से जो टेस्ट हो जाएगा ये फेल हो जाएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक इंटेलिजिबल डिफरेंशिएशन करो, ऐसा डिफरेंशिएशन जिसमें आपके दिखे कि हाँ आपने दिमाग लगाया है, आपने सोच समझ के कराया। उसके बाद रेशनल नेक्सस, मतलब कि आप अपने एक्शन दिखाओ ताकि आपको वो रिजल्ट मिल सके। आप आदमी को और औरत को अलग अलग मान रहे हो तो मानो, आपने उन दोनों को अलग अलग क्लासिफाई करा है तो करो, पर उसके बाद जब एक्शन ले रहे हो ताकि आपको रिजल्ट मिल सके, वो रिजल्ट भी देखा जाता है। तो हमारा आर्टिकल 14 जो है वो इतना सा है। आर्टिकल 14 हमने पढ़ लिया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। उसके दोनों क्लोज पढ़ लिए। क्लोज ए इक्वलिटी बिफोर लॉ ही समझाता है, जिसमें रूल ऑफ लॉ है। और उसके बाद जो हमारा अगला है वो है इक्वल प्रोडक्शन ऑफ लॉ, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएशन कर सकते हो, पर वो जस्टिफाइड रीजन होना चाहिए अगर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो, या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। आज की वीडियो में इतना ही। आर्टिकल 14 हमने पूरा पढ़ लिया है। अगर आपको आर्टिकल 14 समझ में नहीं आया हो तो आप दो ही चीजें कर सकते हो, कि या तो वीडियो पूरा बैक जाकर वापस से सुनिए, या फिर अगर आपको कुछ और डाउट हुआ, कुछ दूसरा डाउट हो इसी से रिलेटेड, किसी केस से रिलेटेड, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम आईडी नीचे दे रखी है, वहाँ पर आकर डीएम कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो और मुझे ईमेल कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।